नमस्कार प्यारे बच्चों। कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर ख्यातिनो दुर्लभी है। कंचन होता स्वर्ण, सोना, धन, बहुमूल्य संपदा। एक समय पर हम स्वर्ण को, सोने को त्याग सकते हैं। एक समय पर हम नारी के प्रति आसक्ति को त्याग सकते हैं, लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या इसको नहीं त्याग सकते। बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हैं वे भी नहीं बच सके इनसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, इसका मान क्या और अपमान क्या। शरीर का कोई अपमान नहीं होता। एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैं इस संसार का सबसे बुद्धिमान और जीवित प्राणी हूं। बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। हम चाहकर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कृष्ण जी ने कहा है कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। आज हमारी HSSC की 146वीं क्लास है। क्योंकि हमने क्रैश कोर्स के नाम से क्लासेस प्रारंभ की हुई है, ठीक है। तो आज हम एक तो सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन हैं कुछ एक जो बच गए हमारे, उसके बाद इंग्लिश में नाउन से संबंधित है, हिंदी में भी कुछ नए टॉपिक हैं, और एक करंट अफेयर्स जो हमने क्लासेस में हमारा छूट गया था, करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपलीफिकेशन की। देखो सिंपलीफिकेशन में सबसे पहले तो एक मानक रूप होता है। मानक रूप आजकल एसएससी के एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानक रूप में बनाओ। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.000035। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? तो मानक रूप में एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें लेफ्ट साइड में एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। सबसे पहले इसका दशमलव कैंसिल करेंगे। 35 अपॉन पॉइंट का कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देखो 35 अपॉन 6 0 10 की पावर 6, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 35 गुणा, मैंने बताया था घातांक और करने में पावर ऊपर ले जाओगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -6। अब चूंकि मानक रूप बनाने के लिए हमें लेफ्ट साइड में एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, यानी कि 35 को 3.5 बनाना है। तो 3 पॉइंट जब 5 बनाओगे, ठीक है, 3 पॉइंट जब 5 बनाओगे तो क्या करेंगे ये बताओ। 10 की पावर यानी कि यदि 10 की पावर 1 हो गई, 1 तो सभी की पावर होती है। अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो 3.5 गुणा 10 लिख सकते हैं। यदि 35 की बजाय 0.35 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 0.35 कैसे लिखेंगे? इसको गुणा करेंगे 10 की पावर 2 से। तो 35 को 3.5 बनाने के लिए हमें 10 की रिक्वायरमेंट है। 10 की पावर कितनी है? ये 1। तो 3.5 गुणा 10 की पावर 6 और 10 की पावर +1, तो ये आगे 10 की पावर -5, क्योंकि 6 में से जब 1 घटाओगे तो 10 की पावर -5, दैट इज मानक। ये मानक। मोटी बात यह है कि हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब जैसे मान ले दीजिए हमें 405 और जीरो कितने हमारे पास? 4 जीरो। इसको मानक रूप में बनाना है। तो सबसे पहले 405, जीरो कितनी है? 4, तो इसको 10 की पावर 4 लिख दो। अब मैंने बताया था कि यहां पॉइंट लगाने के लिए कितनी जीरो की आवश्यकता है, ये बताओ। अब 405 है, 405 को मुझे राइट साइड, लेफ्ट साइड में एक अंक के बाद दशमलव लगाना, मुझे इस रूप में बनाना है। तो इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे?
इसको इस रूप में बनाने के लिए 4.05 है, 2 अंक हो गए ना, तो यानी कि हमें जरूरत है 10 की पावर 2 की। तो यहां लिखेंगे 4.05 गुणा 10 की पावर 4 और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हमें 10 की पावर 2 की जरूरत हो गई। तो इसका मानक रूप हो गया 4.05 गुणा 10 की पावर 6, ये मानक रूप। उसके बाद आता है घातांकों का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। देखो घातांकों का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, ये 2 प्रकार से होते हैं क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन दे दिया हमें 1425 का बनाओ, या फिर कहे कि 1425.36 इसका बनाओ, या तो पॉइंट का बनवाएंगे विस्तारित रूप या इसका बनवाएंगे। सीधी सी बात है 1425 कैसे लिखेंगे, यदि 1 को गुणा करेंगे 1000 से, ये हो गया 1000, प्लस 4 गुणा 400 हो गया, प्लस 2 गुणा 10 ये 20 हो गया, प्लस 5 गुणा 1। इसको सोल्व करेंगे ना, पहले तो ये 1000 में तोड़ेंगे, इसको 1000 में, फिर 425 है इसको 100 में तोड़ेंगे, फिर 20 है इसको 10 में तोड़ेंगे, और फिर 5 है इसको 1 में तोड़ेंगे। तो इसका विस्तारित रूप कैसे लिखोगे, इसको 10 की पावर में लिखा जाता है, 10 की पावर 3 जमा 10 की पावर 2 जमा 10 की पावर 1 जमा 5, और 1 कैसे आएगा कि जब 10 की पावर 0 लिखोगे, किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है, यानी कि 10 के इसमें तोड़ना है। फिर बताओ आगे समझो पॉइंट का कैसे बनाओगे। पॉइंट कैसे बनाओगे, देखो 1 को 1000 से गुणा करेंगे 1000, प्लस 4 को गुणा करेंगे 100 से 400, प्लस 2 को गुणा करेंगे 10 से 20, प्लस 5 को गुणा करेंगे 1 से 5, प्लस, अब पॉइंट का हमेशा विस्तारित रूप होता है, ये पॉइंट 1 अंक छोड़ के दशमलव है या पॉइंट के आगे 3 है तो इसको तो 3/10 लिखा जाता है, और ये छठा 6, ये 2 अंक हो गए तो 6 के अपॉन में 100 लिखा जाता है, ये इसका विस्तारित। अगर यहां 1 अंक और होता 7 होता तो यहां लिखते 7/1000, ये पॉइंट है विस्तारित। ठीक है, एक जैसे 11 का जब वर्ग करते हैं ना तो 11 में कितने अंक है, 2 अंक है, तो कैसे लिखते हैं 1 2, फिर 2 से उल्टा क्रम में चलेंगे तो 1, यदि 3 1 है इसका वर्ग करना है तो 3 1 2 3 है, 1 2 3, फिर 3 से उल्टा चलेंगे 2 1, जैसे 4 है इसका वर्ग करना है तो 1 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, 4 से उल्टा चलेंगे 1 तक वापस आएंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन दे रखे है, किसी संख्या को, कोई संख्या है, किसी संख्या को, ये सीडीएस में आया 17 से भाग देने पर, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। से भाग देने पर 5 शेष बचता है। उसी संख्या को 357 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? अब मैं कहूं कि किसी संख्या को 119 से भाग दें तो 19 शेष बचता है, 17 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? जब कोई संख्या है, कोई संख्या ये है 119 से भाग देंगे तो शेष 19 बचेगा, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 119 और 19 138 संख्या हो गई। 119 एकम 119, शेष बच गया 19। तो क्या करते हैं हम, जिससे भाग देते हैं ना और शेष को जोड़ देते हैं वो संख्या बढ़ जाएगी। तो 17 और 5 कितना हो गया? 22। क्योंकि 22 में 357 को भाग नहीं जाता, पर 22 संख्या जब रहेगी जब भागफल एक रहेगा। भागफल यहाँ कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि जब 17 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, ये संख्या क्या है? तो
तो मान ले ये संख्या 17 और 5 22 है, तो 17 एकम 17 से बिल्कुल सही संख्या 22 आ गई। लेकिन उस 22 में 357 को भाग नहीं जाता, तो ये जो संख्या 357 से बड़ी होनी चाहिए। तो 357 से बड़ी होने के लिए यहाँ भागफल मैं कहूँगी भागफल 22 है। 22 आता है 154, 22 एकम 22, 10 32 और 5 37, 374। मान लीजिए संख्या 374 और शेष बच रहे हैं 5, तो ये संख्या 379 है। कैसे? वही 17 दूनी 34 और यहाँ बच गया कितना 3 और 17 दूनी 34, तो शेष बच गया 5, तो ये 5 ही बच रहा है। तो वो संख्या 379 एकदम करेक्ट संख्या है ना, समझा? क्यों? क्योंकि संख्या हमें 357 का भाग देना है, तो इससे बड़ी लेनी है। तो यहाँ भागफल हम 22 की जगह 32 भी चला सकते हैं। तो ये देखेंगे कि ऐसी संख्या जो इस 357 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब संख्या निकल गई हमारे पास, 379 निकल गई, बिल्कुल निकल गई, और भाग देना है 357 का। तो 357 एकम 357, अब शेष पूछा है, तो हमारा आंसर रहेगा 22। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 5 की पावर 71 जमा 5 की पावर 72 जमा 5 की पावर 73 यह किस संख्या से विभाजित होगी? यह किस संख्या से विभाजित होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है कि इसमें कॉमन लेना है। ये 5 71 बार है, ये 72 बार है, ये 73 बार है, तो 5 की 71 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1। 5 71 बार बाहर आ गया, तो 5 72 बार है, तो 1 5 1 बार बच गया। 5 73 बार है, 5 71 बार बाहर ले लिया, तो 5 2 बार बच गया। तो ये 25 और 5 30 और 1 31, यानी कि ये संख्या 5 की पावर 71 गुणा 31 से विभाजित होगी। 5 को कितनी बार गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 को 2 बार करो, 5 को 3 बार, 5 को 100 बार, 5 को 1000 बार, 5 को 72 बार, 5 को 71 बार। तो ये संख्या तो बिल्कुल 5 से विभाजित होगी, और ये जो पूरी संख्या है ये 155 से विभाजित होगी, 155 से। पांच कलमों का मूल्य 5 कलम से 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 30 पेंसिल है, 3 पेंसिलों का जो मूल्य है ये 3 कॉपियों के बराबर है, 3 कॉपियों के बराबर है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि 50 कलमों से 50 कलमों से कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं? अब सुनो, कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं? अब सीधी सी बात यह है कि हमें यहां 50 कलमों के बराबर हमें कापियां बनानी है, ये कापियां बनानी है। तो सीधी सी बात है कि पेंसिल का तो रोड़ा खत्म करना है हमें, इन पेंसिलों को कॉपियों में कन्वर्ट कर लो। यहां 5 जो कलम है, 5 कलम बराबर 8 पेंसिल है, जबकि इन पेंसिलों को कॉपियां बनानी है हमें। अगली जो कंडीशन है स्टेटमेंट में कि 30 पेंसिल 3 कॉपियों के बराबर है। 30 पेंसिल, ये कह रहा है कि 30 पेंसिल ये बराबर है 3 कॉपियों के, ये कंडीशन क्वेश्चन में है। एक पेंसिल बराबर 3/10 कॉपी, और पेंसिल कितनी टोटल 8। ठीक है, तो 8 पेंसिल कितनी कॉपियों के बराबर होगी? तो इसको गुणा कर देंगे 8 से, ये हो गई अच्छा ये है 3/30 है, ये 10 नहीं 3/30, तो 3 दाई 30, ये आ गई 4/5 कॉपी बन गई। 4/5 कॉपी है ये किसकी बन गई हमारे पास?
ये 8 पेंसिल बन गई। अब 5 कलम, ये 8 पेंसिल, और 8 पेंसिल बराबर है 4/5 को, तो 5 का अनुपात 4/5 से हो गया। और हमें बताना है 50 कलम ही इसके बराबर कितनी खोपड़ी है, इकाई बराबर कर लिया हमने। तो अनुपात का मतलब कौन होता है 5/4/5, ये 5 गया ऊपर, बराबर 50, इसको हमने मान लिया x, इकाई बराबर करते आंसर आ जाएगा। तो 5 में जो 25 दूनी 50 और 2 चौका 8, x बराबर 8, यानी कि 50 कलमों से 8 कॉपियां खरीद सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, कोई प्राकृत संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है, इसका संख्या का जो वर्ग है, प्राकृत संख्या का जो वर्ग है, जब उसके घन में से घटाया जाता है, घन में घटाया जाता है, उसके घन में घटाया जाता है, तो जो परिणाम आता है वो 48 आता है, उसका परिणाम 48 आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वह संख्या क्या है। अब चूंकि इसका एक ही तरीका है, सीधा ऑप्शन। ठीक है, संख्या x का घन में से जब x का वर्ग घटाएंगे तो 48 आएगा, सीधी बात है। x या x की 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 1 बराबर 48। अब सिर्फ ये देखना है, ऑप्शन का वैसे बेस्ट तरीका है ये, कि कोई ऑप्शन में ऐसी संख्या जिसका वर्ग और उस संख्या में 1 घटा के गुणा करेंगे तो 48 के बराबर आएगा। तो मैं संख्या 4 मान लूँ ऑप्शन में से, 4 चौका 16 और 4 में 1 घटाओगे तो 3 और 16 दिया 48, तो वो संख्या 4 आ गई। तो ये तो चूंकि ऑप्शन का ये तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन, इसकी ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन से करेंगे। एक इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि 2 संख्याएं, कोई भी 2 संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं में कोई निश्चित भाजक है, इस भाजक का जब हम भाग देते हैं, तो 143 और 218 प्राप्त होते हैं, 218 प्राप्त होते हैं। यदि ये जो निश्चित 2 संख्या है, इनका जो योगफल है, योगफल में यदि भाग दिया जाए तो जो शेष है वो हमें प्राप्त होता है 74। तो हमें वो संख्या बतानी है, ना भाजक बताना है, किसका भाग दिया गया है, भाजक बताना है। तो सीधी सी बात है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये भाज्य होता है और ये शेष होता है। अब कोई 2 संख्या अलग अलग है और भाजक एक ही है दोनों के लिए। जैसे मान लो मैं वैसे कॉमन लेता हूँ, एक संख्या मैंने ले ली 43, एक ले ली मैंने 102 और मैंने मान लिया कि 4 से भाग दे रहा हूं मैं, तो 4 बाई 40, यहां तो बच गया 3 शेष, तो यहां शेष 143 बच रहा है एक संख्या भाग देने पर। 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, यहां शेष बच रहा है 2, तो ये दूसरा शेष हो गया। अब कैसे इन दोनों के जोड़ में भाग देते, 102 43 हो गया 145। अगर इसके उसमें भाग देता हूँ 4 दिया 12, वैसे सिद्ध करके देख रहे हैं, 4 संगा 24, यहाँ शेष बच रहा है 1, तो ये तीसरा शेष यहाँ 74 बच गया। तो भाजक ये 4 निकालना है, कैसे निकालेंगे, जब इसको इसको जोड़ेंगे, इसके शेषफल को 3 और इसके शेषफल को दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, और टोटल योगफल के भाग देने के बाद जो शेष लाए 1, तो 3 और 2 5, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, वही भाजक निकल जाएगा 4। तो इसमें वही सूत्र बन गया, एक ये सूत्र बन गया कि
जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो ए में बी जोड़ना है और इसमें से सी घटाना है बराबर बात। ये एक बात याद रखनी, ये 143 है, दूसरा बी की जगह दूसरा शेषफल 218 है और दोनों को जोड़कर इसका शेषफल आएगा 74 घटा देंगे और दैट इज भाज्यक। ये सूत्र ना भूल। एक लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट बाकी उसमें दिल्ली पुलिस की उस प्लेलिस्ट में सारी वो सिंप्लीफिकेशन बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं। ये कुछ है क्वेश्चन जो एसएससी लेवल के थे। जैसे क्वेश्चन है कि 240 के गुणांक 240 के गुणांकों की संख्या बताओ। देखो ये दोनों एक ही बात है, एक तो या तो गुणांकों की संख्या पूछे या फिर पूछा जाए कि 240 कितनी संख्याओं से विभाजित है, दोनों एक ही बात है। या तो कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये तो सामान्य एग्जामों में ये लैंग्वेज होती है और इस तरह की लैंग्वेज एसएससी की उसमें होती है एग्जामों में। तो वही मैंने बता रखा है कि कैसे करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 120, 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 5 दिया 15। ये आ गया कितनी बार, 2 आ गया ये हमारे पास 4 बार, 5 आ गया एक बार और 3 आ गया एक बार, 3 भी एक बार 5 भी। मैंने बताया था कि इसका नियम होता है कि ये 3 घात हो गई, पी क्यू आर हो गई। तो एक तो पी में एक जोड़ना है, क्यू में एक जोड़ना है और आर में एक जोड़ना है। सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो घात में एक जोड़ना है, 4 में एक जोड़ दो 5, इस एक में एक जोड़ दो 2, ये पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक में एक जोड़ दो 2, तो 5 में 10 दूनी 20, इसमें 20 संख्याओं का भाग जाएगा या इसके गुणांकों की संख्या 20 रहेगी। देखो सबसे पहले तो वर्तमान में एक तो है साक्षरता दर, ठीक है, एक होता है जनसंख्या घनत्व, एक होता है जनसंख्या वितरण, एक होता है लिंगानुपात। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। एक और होती है एक होती है अशोधित मृत्यु जन्म दर क्या होती है, ठीक है, और एक होती है अशोधित मृत्यु दर क्या होती है। ये 3-4 चीजें। सबसे पहले जो साक्षरता दर है वो फिलहाल वर्तमान में देश की 74.04% है। ये पूरे इंडिया की बात की है। इसमें एक तो पुरुषों की पूछे, एक महिलाओं की पूछे। तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 82.14% पुरुषों की वर्तमान में, और यदि महिलाओं की पूछे, महिलाओं की साक्षरता दर पूछी जाए तो तुम्हें बतानी है 65.46%। अच्छा, जनसंख्या घनत्व देखो, एक तो होता है जनसंख्या घनत्व, एक होता है जनसंख्या वितरण। दोनों अलग अलग बातें हैं। वितरण तो होता है कि कोई क्षेत्र विशेष में जो कुल जनसंख्या होती है उसको वितरण बोलते हैं। कुल जनसंख्या, जैसे एक क्षेत्र विशेष ले लो, कोई भी क्षेत्र, उस क्षेत्र में वहां पर कितनी जनसंख्या बस रही है, वो वितरण फैलाव होता है जनसंख्या का। तो कुल जनसंख्या वितरण होता है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं कि जो भी वहां की उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, जो भी जनसंख्या है, यदि उस जनसंख्या में उस क्षेत्र उसका क्षेत्रफल का जब हम भाग देते हैं तो ये जनसंख्या घनत्व होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको। उस क्षेत्र की जनसंख्या में उसके क्षेत्रफल का भाग देंगे तो वो जनसंख्या घनत्व आएगा। कई बार पूछते हैं जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या में जब उसके क्षेत्रफल का जब हम भाग देते हैं तो वो जनसंख्या घनत्व होता है।
फिलहाल देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। फिलहाल भारत में ऑल ओवर 382 व्यक्ति रहेंगे कितने क्षेत्र पे? प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर का निकालते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति वहां रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व होता है। भारत की जो जनसंख्या है, इंडिया की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या पूरे विश्व की 17.76% है। विश्व की 17.76%। जनसंख्या जो घनत्व है सबसे सर्वाधिक कौन सा स्टेट है? सर्वाधिक बिहार की है, यानी कि बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। सबसे जो कम है ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल जो प्रदेश है इसकी सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये लिंग अनुपात होता है। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो होता है लिंग अनुपात। फिलहाल ये जो 2011 की जनगणना हुई थी उस समय तो 943 स्त्रियां महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर, और अब 2022-23 में अभी जब लिंग अनुपात देखा गया है तो 933, वर्तमान में 933 है 1000 पर। सबसे अधिक केरल का है, 1084 महिलाएं हैं, ज्यादा है। और सबसे कम हरियाणा का है 889। सबसे कम है हरियाणा का 889। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अशोधित जन्म दर क्या है और अशोधित मृत्यु दर क्या है। अशोधित मृत्यु दर में और जन्म दर में ये फर्क है। कोई एक क्षेत्र विशेष है, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुल 1000 पॉपुलेशन जनसंख्या में कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसको अशोधित जन्म दर कहते हैं। और एक क्षेत्र विशेष में 1000 जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु हुई है वो अशोधित मृत्यु दर होती है। 1000 पे काउंटेबल है। एक अभी हाल ही में ईडी होता है। ईडी क्या करता है? या ईडी एक जांच एजेंसी है। ये जो लॉन्ड्रिंग है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन है, उसके बारे में ध्यान रखना। ईडी होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। डायरेक्टरेट ईडी होता है, डायरेक्टरेट होता है। इसको प्रवर्तन निदेशालय बोलता है। प्रवर्तन निदेशालय ये एक जांच एजेंसी है। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, काला धन जो होता है, उसकी जांच करती है, देश के अंदर और देश के बाहर। अच्छा, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में, 1 मई 1956 में। इसका जो फिलहाल वर्तमान में जो निदेशक है वो राहुल नवीन बनाया गया है।
अभी बना है, जस्ट फ्राइडे को ही बना है, संजय कुमार मिश्रा की जगह राहुल नवीन को। ठीक है, एक है ग्राफ, GRAP, ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन ग्राफ, एक्शन ग्राफ होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण। ये पता क्या करता है? ये ग्राफ क्या करता है? GRAP ये क्या करता है? ये वायु की गुणवत्ता चेक करता है। जितना भी NCR का क्षेत्र है, इसमें जब वायु की जो गुणवत्ता है, प्रदूषण होता है, यानी कि सामान्य से अधिक जब उसकी वायु की गुणवत्ता में खराबी आती है, तो उसका समाधान करने के लिए NCR में आ गए ये सारे NCR के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। वायु गुणवत्ता का समाधान करने के लिए जब गुणवत्ता में खराबी आती है, दिक्कत आती है, तो उसके समाधान के लिए ग्राफ बनाया गया है, एक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण बनाया गया है। और इसका मापन होता है AQI से। किससे होता है ये? AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। जब इसकी है ना 50 से नीचे होती है तो बिल्कुल सामान्य होती है, और 400 से अधिक जाती है ये बिल्कुल खतरनाक हो जाती है। वायु की गुणवत्ता 400 से अधिक में वो बिल्कुल खतरनाक हो जाती है। हवा की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या क्या होता है? हवा में क्या क्या होता है? तो नाइट्रोजन, एक तो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होता है इसमें। एक इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो सबसे अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये हवा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इसमें सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ये पूछा जाए कि जो प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण सबसे खतरनाक किसमें होता है? सबसे खतरनाक यदि पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। एक तो ये जितने भी सीवेज होते हैं, पानी के सीवेज होते हैं, या फिर कूड़ा होता है, इन दोनों में सबसे खतरनाक वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ये तो एनसीआर के लिए है ग्राफ। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए भी बनाया है, एक अलग से राज्यों के लिए भी बनाया है, और ये बनाया है 2020 में, अलग से बनाया है राज्यों के लिए। ये बनाया है EPCA। ये राज्यों की वायु की जो गुणवत्ता है, जब वो खराब अवस्था में चली जाती है तो उसमें रोकथाम के लिए, और फिर ये EPCA एक संस्थान है, ये राज्यों के लिए बनाया गया है। और एनसीआर के लिए ग्राफ है, GRAP ग्राफ। एक कई बार क्वेश्चन आता है कि हवा को मापने का यंत्र क्या है? इससे AQI से तो इसका प्रदूषण मापते हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मापते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक मापते हैं। हवा को मापते हैं एनीमोमीटर से, इसको एनीमोमीटर से मापते हैं। वायुमंडल का दबाव मापा जाता है बैरोमीटर से।
सबसे है ना, सबसे भारत में सबसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो केरल बताना है। भारत में सबसे स्वच्छ राज्य है केरल, और देश में सबसे स्वच्छ देश है ऑस्ट्रेलिया प्रदूषण के मामले में। तो देश में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, और राज्य में केरल बताना है। आराम को कर ले। सुनो, अब थोड़ी सी हिंदी में बातें बताता हूं। एक तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक जो संज्ञाएं हैं ये कितने प्रकार से बढ़ती है, तो ये तुम्हें बताया था, ये 5 प्रकार से बढ़ती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं कि भाववाचक संज्ञाएं वे शब्द होते हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। ये एक तो बनती है जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, एक तो जातिवाचक से। एक तो मोटी बात ये ध्यान रखनी है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। और जिनका प्लूरल बन गया, सिंगुलर नाउन में प्रयोग होती है, प्लूरल बनते हैं, वो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनती हैं? जैसे मनुष्य जातिवाचक शब्द है, तो मनुष्य से मनुष्यता बनेगा, ठीक है। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा से बनती है ये कॉमन नाउन से। उसके बाद बनती हैं ये सर्वनाम से, प्रोनाउन से भी बनती हैं। सर्वनाम से कैसे बनती हैं? जैसे अपना से अपनाना। उसके बाद ये विशेषण से बनती हैं। विशेषण से जैसे मैं कहूं कि चतुर है, तो चतुर से चतुराना, या फिर चतुरता भी कह सकते हो। उसके बाद क्रिया से बनते हैं लड़ना से लड़ाई। और उसके बाद अव्यय शब्दों से बनते हैं, अविकारी शब्दों से बनती हैं, जैसे मना से मनाही, मनाही। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, किसी भी क्रिया या धातु के बाद, ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी क्रिया या धातु के बाद यदि अन आ जाए या ए आ जाए या ती आ जाए, ठीक है, या ये आ जाए, तो ये हमेशा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इंग्लिश में जैसे कहते हैं सन आ जाए, एस आई ओ एन आ जाए, जैसे ये आ जाए, ठीक है, टी वाई आ जाए, टी एच, तो ये वही बातें हैं कि ये प्रत्यय के रूप में काम करते हैं। इंग्लिश में बताऊंगा। तो जैसे क्री धातु है, क्री के साथ ए प्रत्यय आ गया, तो ये क्या हो गया? क्री के साथ यदि ए आ गया तो ये हो गया कार। जैसे क्री धातु के साथ ये आ जाए तो ये हो जाएगा कार्य। तो इस तरह बनती है। जैसे श्री धातु है, श्री के साथ ए प्रत्यय आ गया तो ये हो गया सार। तो इस तरह की भी भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी जब जिसके लास्ट में किसी धातु या क्रिया के बाद में अन ए ती ये आ जाए तो वो भाववाचक संज्ञा। एक कई बार क्वेश्चन में तत्सम तद्भव का क्वेश्चन गलत होता है, तत्सम और तद्भव। तो सीधी सी बात यह है कि तत्सम शब्द में क्षय, क्षय तद्भव में ख बन जाता है। तत्सम शब्द में जो क्षय है वो ख या छ बन जाता है। ये वर्ण बढ़ते ही तद्भव हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि शिक्षा, तो ये बन जाएगा सीख। जैसे मैं कहूं कि पक्षी, पक्षी क्षय, ये बन जाएगा पंछी। तो मोटी बात यह है कि तत्सम में क्षय हमेशा क्षय या क्षय में चला जाएगा। तो जिस शब्द में निम्न में से तत्सम शब्द छाट दो या निम्न में से तद्भव शब्द छाट दो, तो समझ जाना कि क्षय है तो तत्सम है, क्षय या क्षय है तो तद्भव। उसी के बाद यदि किसी भी
शब्द में श्रेय का प्रयोग है तो श्रेय हमेशा तत्सम में और श्रेय का स बन जाएगा हमेशा। जैसे मैं कहूं कि श्रावण तो श्रेय का स में चेंज हो जाएगा तद्भव में सावन। ठीक है, तत्सम शब्द में स हमेशा स में चला जाता है, ये स का चेंज बाई स। जैसे वही अभी बताया था मैंने शिक्षा, ठीक है, तो शिक्षा से इससे बन जाएगा सीख, स हमेशा स में चला जाएगा। ये स का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द में होता है। ठीक है, जैसे पृष्ठ, श का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द में होता है। जैसे मैं कहूं कि पुष्कर, ये हमेशा तत्सम शब्द होता है। स तत्सम शब्द में वह हमेशा बै में चला जाता है। वह हमेशा बै में चला जाता है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि वानर, वानर चूंकि तत्सम शब्द है तो वह का बै बन जाएगा बंदर, ये तत्व हो गया, वह हमेशा बै में चला जाता है। उसके बाद त्रय, ठीक है, गै, री, ये हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। जैसे पितृ तत्सम शब्द हो गया, जैसे पत्र तत्सम शब्द हो गया, जैसे मित्र तत्सम शब्द हो गया। तो ये री, त्रय, गै, ये हमेशा तत्सम शब्द होता है। जैसे मैंने बताया था कि नाउन संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावनाओं आदि को बोध कराए नाउन। नाउन मैंने बताया था कि सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है, उसके बाद में कॉमन नाउन होती है, फिर उसके बाद में मटीरियल नाउन होती है, मटीरियल नाउन होती है, फिर उसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, और उसके बाद में कलेक्टिव नाउन होती है। ये प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष का बोध कराए। कॉमन नाउन जातिवाचक, पूरी जाति का बोध कराए। मटीरियल नाउन ये द्रव्यवाचक होती है, ठीक है, जितना भी रसोई का सामान है। कलेक्टिव नाउन ये समूहवाचक होती है, पूरे समूह का बोध कराए, समूहवाचक होती है। सेना, सभा, कक्षा, क्लास, स्कूल सारी। और अब्स्ट्रैक्ट ये भाववाचक संज्ञा होती है। तो मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन में तो जैसे मैं कहती हूँ कि गंगा, गंगा चूंकि एक रिवर है, मैं कहूं कि रिवर पूरी नदियों का बोध कराती है। मटीरियल नाउन में जितने भी, जैसे लकड़ी हो गई, वुड हो गई, सिल्वर हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई, पानी, वाटर, ये जितने भी रसोई के सामान ये सारे उसमें आते हैं। कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था जैसे स्कूल पूरे समूह का बोध कराती है। आर्मी, ठीक है, स्कूल, आर्मी, कोई भी गैदरिंग जो भी समूह होता है उसमें समूहवाचक होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, वे सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे बचपन, चाइल्डहुड आ गया, बचपन हो गया, ठीक है, जैसे स्वीटनेस, मिठास, ईमानदारी, ईमानदार गुणवाचक विशेषण हो गया, ईमानदारी। तो इस तरह ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो सबसे पहले कि एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि बहुवचन, एक तो मेन तो ये ध्यान रखना है कि जो बहुवचन प्लूरल है वो हमेशा कॉमन नाउन का बनता है। बहुवचन संज्ञा हमेशा कॉमन नाउन होती है। एक खास बात तो ये, जैसे कंट्री, कंट्रीज। प्रॉपर नाउन में एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले यदि हम दा लगाते हैं, यदि दा लगाते हैं तो वो उसका प्रयोग हमेशा कॉमन नाउन में होता है। जैसे मैं कहूं कि ही इज द मनोज कुमार, मोहन कुमार, जैसे ही इज द मनोज कुमार ऑफ आवर क्लास। तो सीधी सी बात यह है कि मनोज चूंकि प्रॉपर एक वचन, प्रॉपर नाउन है,
सिंगल मोनोज एक व्यक्ति विशेष लड़के का विरोध कराता है, तो इससे पहले जब हम दा लगाएंगे तो ये कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो विशेष बात है वो है, ये आ जाएगी भाववाचक संज्ञा, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। 5 मिनट होने खत्म है, 5 मिनट ज्यादा थोड़ा ना। सबसे पहले तो आपको बताया जाए कि द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें जो द्रव्यवाचक होती है, मटीरियल नाउन होती है, जो मटीरियल नाउन होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखो कि एक तो ये किसी पदार्थ की बनी होती है। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी मटीरियल नाउन होते हैं। एक तो विशेष बात तो ये है, जैसे वाटर, ऑयल, डायमंड, वुड, सिल्वर, मिल्क। ठीक है, विशेष बात तो इसमें तो ये ध्यान रखनी है कि इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एक बात। और मटीरियल नाउन जितने भी हैं इनको केवल या तो मापा जाएगा या तोला जाएगा, काउंटेबल नहीं है, ये गिना नहीं जाएगा। इनको कभी भी गिना नहीं जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बात कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक तो इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। एक विशेष बात, एक न्यूट्रल जेंडर के रूप में होता है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है कि नपुंसकलिंग, ना तो ये पुल्लिंग होते ना स्त्रीलिंग होते, तो ये नपुंसकलिंग में होता है, न्यूट्रल जेंडर के रूप में होता है। अच्छा, एक विशेष बात इनकी ओर होती है कि ये जितने भी आर्ट के सब्जेक्ट हैं या साइंस के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या फिर कॉमर्स के कोई भी फैकल्टी वाले सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ ये हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे ग्रामर शब्द है, ग्रामर शब्द है, जैसे साइंस के सब आ लिए सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट के या साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिस भी शब्द के लास्ट में ये ध्यान रखना है, यदि टी वाई आ जाए, यदि आई एन सी ई आ जाए, या ए एन सी वाई आ जाए, ठीक है, या फिर नैस आ जाए, एन डबल ई एस आ जाए, या फिर वुड आ जाए, या फिर फ्रेंडशिप शिप आ जाए, या फिर उसके बाद में ये आ जाए, या फिर मेंट, मेजरमेंट, मेंट आ जाए, या फिर टी आई ओ एन आ जाए, या एस आई ओ एन आ जाए। जिस शब्द के लास्ट में यदि इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वो टोटल के टोटल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 5 क्वेश्चन और उनका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, डेमोक्रेसी इज द democracy is the best kind of government. नंबर 2, I love August. I love August because that is when
स्कूल स्टार्ट्स। Yesterday I saw a good movie. The jury was picked on Monday. और लास्ट, curiously killed the cat. इसमें काइंड ऑफ नाउन बताना है। डेमोक्रेसी कौन सी नाउन है, गवर्नमेंट कौन सी नाउन है, उसके बाद अगस्त कौन सी है, उसके बाद स्कूल कौन सी है, उसके बाद मूवी कौन सी है, जूरी कौन सी है, उसके बाद मंडे कौन सी है, क्रूसली कौन सी है और कैट कौन सी।